नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों 2-3 दिन से दोस्तों क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए दोस्तों सॉरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल, देखिएगा क्या कर रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली कौन सी संधि थी। याद रखिए दोस्तों नानकिंग की संधि। कौन सी संधि? यानी प्रथम अफीम युद्ध का जो समापन किया गया था वो नानकिंग की संधि के द्वारा किया गया था दोस्तों। अच्छा, अफीम जो युद्ध हुआ था, प्रथम अफीम युद्ध, ये किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा ये दोस्तों, ये हुआ था 1839 से 1842 तक हुआ दोस्तों। ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन और चीन के बीच। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन और चीन के बीच में ये युद्ध हुआ था दोस्तों, प्रथम अफीम युद्ध। ठीक है, और प्रथम अफीम युद्ध का जो समापन हुआ था वो नानकिंग के संधि द्वारा हुआ था। ठीक है, द्वितीय दोस्तों अफीम युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, द्वितीय जो अफीम युद्ध हुआ था, द्वितीय अफीम युद्ध, अफीम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? याद रखिएगा, ये हुआ था आपका 1856 से 1860 के बीच में हुआ था। ठीक है, और द्वितीय अफीम युद्ध ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रथम अफीम युद्ध दोनों दोस्तों किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। देखिए, द्वितीय जो अफीम युद्ध का समापन हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, वो तियानजिन के संधि के द्वारा हुआ था। ठीक है, द्वितीय अफीम युद्ध का समापन तियानजिन के संधि के द्वारा, प्रथम अफीम युद्ध का समापन, ठीक है, नानकिंग के संधि के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अफीम युद्ध कब हुआ था? प्रथम 1839 से 42 के, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, देखिए सेकंड नंबर सवाल, सेकंड आपके सामने है दोस्तों कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये 1962 में शामिल किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को जो पहली बार शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया था? 1962। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला 3 नंबर सवाल, 3 आपके सामने है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी दोस्तों कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन दोस्तों ये पुष्य भूति, ठीक है, पुष्य पुष्य भूति वंश का शासक है, पुष्य भूति वंश का शासक है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन जो है ये पुष्य भूति वंश का शासक है। और पुष्य भूति वंश के संस्थापक कौन थे? आपको ध्यान रखना है, इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, संस्थापक नरवर्धन थे, नरवर्धन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी दोस्तों कन्नौज थी। अच्छा, ये ध्यान रखिए दोस्तों, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? बिलग्राम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फिर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था दोस्तों। एक याद रखिएगा, चौसा का युद्ध 1539 में, ये भी ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ये 1539 में हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 में हुआ था। ये जो दोनों युद्ध हुआ था ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, दोनों युद्ध में दोस्तों हुमायूं हार गया था और शेरशाह सूरी क्या हुआ था? जीत गए थे, ये हार गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल कि हर्षवर्धन के समय में भारत कौन आया था दोस्तों, याद रखिएगा, हेनसोंग जो भारत आया था, हेनसोंग। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों चीनी यात्री था। ये जो हेनसोंग था ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री ये भारत आया था दोस्तों। हेनसोंग के पुस्तक का क्या नाम है? तो हेनसोंग के जो पुस्तक का नाम है सी यू की, क्या है? सी यू की दोस्तों। ठीक है, सी यू की हेनसोंग के पुस्तक का नाम है। और हेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग दोस्तों कब से कब तक भारत में रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक, ठीक है, लगभग दोस्तों 15 वर्षों तक भारत में रहा था हेनसोंग, जो चीनी यात्री था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल, 4 आपके सामने है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है दोस्तों। ठीक है, पानी में पूछ रहा है, पानी में, तो याद रखिए दोस्तों पारा क्या हो जाएगा, यानी पारा की अधिकता के कारण दोस्तों मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है, और कैडमियम की अधिकता से दोस्तों याद रखिएगा इटाई रोग होता है। ठीक है,
इटाई इटाई रोग हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। आर्सेनिक की अधिकता से दोस्तों ब्लैक बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी होती है, सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम याद रखिएगा, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी होती है दोस्तों, ये आर्सेनिक की अधिकता से होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीसा से दोस्तों याद रखिएगा, मेन रूप से सिर दर्द दोस्तों, एनीमिया जो रोग हो जाता है, सीसा की अधिकता से दोस्तों एनीमिया रोग होता है, ठीक है। मांसपेशियों में दोस्तों कमजोरी हो जाती है, ठीक है, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिर दर्द होता है, सिर दर्द, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? पारा। दोस्तों पारा जो है ये कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है कि पारा कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे, देखिए पारा क्या है दोस्तों, पारा का संकेत Hg होता है, इसका परमाणु संख्या दोस्तों 80 होता है, क्या होता है 80, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कैडमियम का संकेत दोस्तों क्या होता है Cd होता है, ठीक है, और दोस्तों सीसा का संकेत क्या होता है Pb, Pb दोस्तों 82 होता है, कितना होता है Pb 82, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है Hg 80, ठीक है। तो सीसा का संकेत क्या होता है Pb 82 होता है परमाणु संख्या, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अच्छा, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु कौन सी है? धातु हो जाएगा आपका पारा, धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा, और आ धातु पूछेगा तो ब्रोमीन Br, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए अगला 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 आपके सामने है कि गंधार कला शैली समन्वय है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा ये भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है, ठीक है, भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय कौन दोस्तों? गंधार कला शैली। देखिए दोस्तों बात करेंगे, याद रखिएगा, देखिए एक मथुरा कला है दोस्तों, गंधार कला है, ठीक है, मथुरा कला, ठीक है, याद रखिएगा, और गंधार कला, ठीक है, और कौन सा कला है? तो गंधार, ठीक है, गंधार जो कला है दोनों, ये जो दोनों का विकास हुआ है, मथुरा कला का और गंधार कला का जो विकास हुआ है, कला का विकास ये किसके समय में हुआ दोस्तों? तो ये कनिष्क के समय में हुआ है, कनिष्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कनिष्क के समय में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और कनिष्क जो है दोस्तों ये कुषाण वंश के संस्थापक है, कुषाण वंश, सॉरी कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक है, ठीक है, यानी कुषाण वंश से संबंधित है दोस्तों, कुषाण वंश। और कुषाण वंश के जो संस्थापक है यह कुजुल कड़फिसस है, कौन है? कुजुल कड़फिसस, कुजुल कड़फिसस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुजुल कड़फिसस जो है ये कुषाण वंश के संस्थापक हुए, और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, ना कि कुषाण वंश संस्थापक है, कुषाण वंश संस्थापक कुजुल कड़फिसस है, ठीक है। कनिष्क बहुत दोस्तों बढ़िया माना जाता है, यानी कि सबसे सर्वोत्तम जो माना जाता है कुषाण वंश का दोस्तों कनिष्क को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों वो कनिष्क के समय में ही हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है, और प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, और कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मथुरा कला और गंधार कला का जो मेन रूप से विकास हुआ है वो दोस्तों कनिष्क के समय में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, याद रखिएगा, जो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई गई थी, बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, मूर्ति यानी बनाई गई थी दोस्तों, याद किस कला में? तो मथुरा कला में सबसे पहले दोस्तों बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। और सबसे ज्यादा जो बुद्ध मूर्ति बनाया गया था वो दोस्तों गंधार कला में बनाया गया था। कौन से कला में? गंधार कला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए गंधार कला का जो प्रमुख स्थान था दोस्तों तक्षशिला था, क्या था? तक्षशिला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो गंधार कला शैली समन्वय है किसका? तो भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 6 नंबर सवाल देखिए। 6 आपके सामने है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है, असम का है, ठीक है, असम का दोस्तों चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जूट का उत्पादन, याद रखिए दोस्तों, जूट का उत्पादन दोस्तों आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा कहाँ होता है?
तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सुंदरवन डेल्टा दोस्तों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है दोस्तों? ये भी दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों कि असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप, ठीक है, कामरूप दोस्तों असम का पुराना नाम है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अगर पूछेगा कि असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप, ठीक है। अगर बात करेंगे, देखिए बात, देखिए दोस्तों कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है दोस्तों? ये आपका असम का है, ठीक है, याद रखिए। माजुली दोस्तों कहाँ बनाती है? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो बनाती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, दोस्तों किस राज्य में बनाती है? ये आपका असम में बनाती है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है दोस्तों, तो ये 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 7 नंबर, 7 आपके सामने है कि भारतवर्ष में जल यानी कि प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में धारित किया गया था? तो ये 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतवर्ष में जल अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? 1974 में। अच्छा, 1972 में एक डेट याद रखिएगा दोस्तों, शिमला समझौता, ठीक है, शिमला समझौता याद रखिएगा कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ये कब हुआ था? शिमला समझौता ये 1972 में हुआ था, शिमला समझौता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। 8 नंबर सवाल देखिए, 8 आपके सामने है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या फिर रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? दोस्तों किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। अगर पूछेगा दोस्तों कि मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट दोस्तों यानी कि 1919 के तहत क्या हुआ था? यानी मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार रोड जो आया था ये 1919 में आया था, आपको ये डेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछेगा दोस्तों कि भारत परिषद अधिनियम को 1909 को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले, ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखना। मार्ले मिंटो जो एक्ट है ये 1909 में हुआ था और इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना किया गया था वो किस अधिनियम या फिर रिपोर्ट के द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे बात करेंगे। 9 नंबर सवाल देखिएगा, 9 आपके सामने है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के निर्माण से, यानी कि अलाई दरवाजा के नाम से। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है, अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर, यानी विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा कहाँ है दोस्तों? फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी में दोस्तों कौन सा है? यानी कि बुलंद दरवाजा स्थित है, ठीक है, अकबर ने करवाया था। अकबर का जो शासनकाल माना जाता है आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों 1556 से 1605 तक, ठीक है, याद रखिएगा 1556 से 1605 तक ये अकबर का शासनकाल माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछेगा दोस्तों कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। अच्छा, कुतुब मीनार, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार का जो नींव रखा था किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था। कुतुब मीनार का इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? निर्माण पूरा किसने करवाया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। और इल्तुतमिश का जो शासनकाल माना जाता है वो 1211 से 1236 तक माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल माना जाता है। इल्तुतमिश के बेटी के दोस्तों कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, ठीक है, वो इसी की बेटी है। किसकी बेटी है? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है संस्थापक है वो आपका है इल्तुतमिश जो है, ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। और दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक है, ठीक है। और 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती है, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, इन्होंने गुलाम वंश का स्थापना किए थे, गुलाम वंश, ठीक है, याद रखिएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक है। इन्होंने, इसका जो शासनकाल माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1206 से 1210 तक, उसके बाद दोस्तों 1211 से 1236 तक, ठीक है। कौन आया था? इल्तुतमिश, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हो गया था वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनका मृत्यु हो गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार को दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर जो शामिल किया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर 1993 में शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया है, विश्व धरोहर, ठीक है, धरोहर में जो शामिल किया गया दोस्तों, कब किया गया? 1993 में किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है 1993 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय दोस्तों ये पेरिस में है। इसका जो मुख्यालय यूनेस्को का फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था ये 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला देखिएगा 10 नंबर सवाल। 10 आपके सामने है कि अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष कब स्थापित किया गया था? ये किया गया दोस्तों 1952 को, ठीक है, याद रखिएगा 1952 को दोस्तों अशोक चक्र सौर पुरस्कार विंडो से इसका स्थापना किया गया दोस्तों। अच्छा, भारत रत्न का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो भारत रत्न का जो स्थापना हुआ था ये 1954 को हुआ था, यानी कि 1954 में भारत रत्न का स्थापना हुआ था, ठीक है। सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना था दोस्तों भारत का, वो भारत रत्न है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में। अशोक चक्र सौर पुरस्कार, ठीक है, 1952, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 11 नंबर सवाल, सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? या देखिए दोस्तों अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अशोक किसका बेटा है? अशोक दोस्तों बिंदुसार। देखिए मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है? तो बिंदुसार है। और बिंदुसार का बेटा कौन है? तो आपको ध्यान रखना है ये अशोक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ है? ये मेन रूप से मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों कौन सा है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश में दोस्तों सांची का स्तूप है, ठीक है, याद रखिएगा। और सांची को जो शामिल किया गया था दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर में, ये 1989 में शामिल किया गया था, यानी कि 1989 में, ठीक है, याद रखिएगा सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर, ठीक है, याद रखिएगा विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया है, आपको ध्यान रखना है। सांची का स्तूप को 1989 में शामिल किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बारे में बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। मौर्य वंश का स्थापना कब किए थे? याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व में किए थे, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में। इनका जो शासनकाल माना था 322 से 298 ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे, 322 ईसा पूर्व में स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक है? 322 से 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भारत आया था, ठीक है, कौन आया था दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चीनी यात्री था, सॉरी दोस्तों यूनान के था। कौन था? मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज भारत आया था, ठीक है। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है, ठीक है दोस्तों। ये भारत में कब से कब तक रहा था? याद रखिएगा ये 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये यूनान से आया था दोस्तों, यूनान यानी यूनानी यात्री था। यूनान देश है जिसका राजधानी क्या होता है? एथेंस, ठीक है, एथेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एथेंस इसकी राजधानी है यूनान का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे कि बिंदुसार दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा किसका बेटा है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और अशोक किसका बेटा है? तो दोस्तों बिंदुसार का बेटा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है।
तो सांची का स्तूप पूर्ण रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था दोस्तों? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, 12 नंबर सवाल देखिए। 12 आपके सामने है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति प्राप्त है दोस्तों, अनुच्छेद 123 में प्राप्त है राष्ट्रपति को, और राज्यपाल को दोस्तों अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, राज्यपाल को जो अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को, वो अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त है। ठीक है, और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 143 में क्या है दोस्तों? याद रखिए, अनुच्छेद 143 में है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की जो अनुमति है वो अनुच्छेद 143 देता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की अनुमति वो अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की अनुमति प्राप्त है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से, किससे दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की अनुमति प्राप्त है अनुच्छेद 143 में। ठीक है, बात करेंगे, देखिए राष्ट्रपति दोस्तों जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, याद रखिएगा, क्षमादान की शक्ति। ठीक है, क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है दोस्तों आर्टिकल 72 में प्राप्त है, याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद का उल्लेख किया गया है, इसका जो पद का उल्लेख किया गया है, आपको ध्यान रखना है, पद का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति जो उल्लेख किया गया दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है दोस्तों राष्ट्रपति को प्राप्त है कार्यपालिका शक्ति, यह अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, आर्टिकल 53 में, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 93 में क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 93 में किया गया, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख जो किया गया है, आपको ध्यान रखना है, उपाध्यक्ष के पद का जो उल्लेख किया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 93 में किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल, 13 के सामने है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों देहरादून में। कहाँ है? याद रखिएगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? देहरादून। सबसे ज्यादा दोस्तों जंगल कहाँ है? सबसे ज्यादा जो वन है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा दोस्तों बाघ कहाँ है दोस्तों? सबसे ज्यादा बाघ दोस्तों कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा भाग दोस्तों, सबसे ज्यादा वन दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश के दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। कौन है दोस्तों? मोहन यादव वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला 14 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों? सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। कौन है दोस्तों? इंदिरा कॉल। ठीक है, पूछेगा दोस्तों कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है दोस्तों, इंदिरा कॉल दोस्तों कहाँ है? ये आप मेन रूप से ये है दोस्तों लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में दोस्तों इंदिरा कॉल है। ठीक है, याद रखिएगा। और इंदिरा पॉइंट दोस्तों क्या है? ये भारत का सबसे, याद रखिएगा, भारत का सबसे कौन से बिंदु है? याद रखिएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु याद रखिए दोस्तों। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दोस्तों कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ग्रेट निकोबार में दोस्तों इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु है। की बिंदु दोस्तों क्या है? ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, पूर्वी बिंदु से कौन सा? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु ये आपका दोस्तों की बिंदु दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा कि सर क्रीक दोस्तों कहाँ है, याद रखिएगा, ये सब भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सर क्रीक कहाँ है दोस्तों? ये मेन रूप से गुजरात के कच्छ में है।
कच्छ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, याद रखिएगा, सबसे उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कॉल, सबसे पूर्वी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों सरक्रिक, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा 3000, याद रखिएगा दोस्तों, सवाल पूछेगा कि उत्तर से पूर्वी, ठीक है, यानी कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना दोस्तों, 2000 कितना दोस्तों, आप लोग कमेंट बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या बताइएगा आप लोग, ये बताइए कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, और दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, बिना गूगल पे सर्च किए हुए, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिएगा कि इडली को किस प्रक्रिया द्वारा दोस्तों बनाया जाता है, याद रखिए दोस्तों, ये स्टीमिंग की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए इडली को जो बनाया जाता है दोस्तों, ये स्टीमिंग की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला सवाल, देखिए 16 नंबर सवाल कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कौन सा है दोस्तों, बैरन द्वीप है, ठीक है, याद रखिएगा बैरन द्वीप दोस्तों क्या है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ है, ये अंडमान निकोबार में है, कहाँ है दोस्तों, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या होता है, तो पोर्ट ब्लेयर होता है, ठीक है, क्या होता है, पोर्ट ब्लेयर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पोर्ट ब्लेयर क्या होता है, ये अंडमान निकोबार की राजधानी होती है। और बैरन द्वीप क्या है दोस्तों, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है दोस्तों। अंडमान और निकोबार को दोस्तों कौन अलग करता है, याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार को दोस्तों 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है, यानी डिवाइड करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, 28 राज्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला 17 नंबर सवाल, 17 आपके सामने है कि प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। देखिए दोस्तों प्लाज्मा क्या है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था, ठीक है, चौथी जो अवस्था है दोस्तों आपका प्लाज्मा है। पदार्थ की 3 अवस्था आपको पता होगा, ठोस द्रव गैस, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, ठीक है दोस्तों। अगर पूछेगा कि प्रदीप्ति नलिका में दोस्तों कौन सा गैस होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसमें जो गैस होता है ये हीलियम होता है, क्या होता है, हीलियम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा कि नियोन चिन्ह बल्ब में दोस्तों कौन सा गैस होता है दोस्तों, ये नियोन होता है, क्या होता है, नियोन, ठीक है, ये आपको ध्यान। इसका परमाणु संख्या दोस्तों कितना होता है, 10 होता है, और हाइड्रोजन हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान। हीलियम क्या है दोस्तों, ये आपका एक अक्रिय गैस भी है, अक्रिय गैस भी है, ठीक है, अक्रिय गैस भी है, ठीक है दोस्तों। अक्रिय गैस कितने होते हैं, तो अक्रिय गैस दोस्तों 6 होते हैं, कौन कौन सा, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, AR से आर्गन, KR से क्रिप्टॉन, RN से रेडॉन, XE से जेनॉन, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है, याद रखिएगा 6 अक्रिय गैस है, ठीक है। अक्रिय गैस के बाद कक्षा में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अक्रिय गैस कितने होते हैं, 6। हीलियम क्या है दोस्तों, अक्रिय गैस, ठीक है। तो प्रदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा सवाल कि अक्रिय गैस का खोज किसने किया था दोस्तों, इसका जो खोज किया था आपको ध्यान रखना है, खोज रैमजे ने किया था, रैमजे, ठीक है, रैमजे ने अक्रिय गैस की खोज किया था, ठीक है दोस्तों। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है, तो रेडॉन जो दोस्तों ये सबसे भारी है, ठीक है, सबसे भारी जो अक्रिय गैस है वो आपका दोस्तों रेडॉन है। और सबसे हल्का दोस्तों कौन सा है, याद रखिए दोस्तों आर्गन है, सबसे हल्का, ठीक है दोस्तों, सबसे हल्का, ठीक है, ये आपको हल्का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सवाल पूछेगा कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता दोस्तों, वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है, रेडॉन जो है ये धरातल में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सा पाया जाता है, तो दोस्तों ये आपका आर्गन पाया जाता है, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या दोस्तों क्या होता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों 18 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 18 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए 18 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी जो दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। दोस्तों अगर बात करेंगे मौलिक कर्तव्य दोस्तों वर्तमान में कितने हैं, तो याद रखिए दोस्तों वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों, कितने मौलिक कर्तव्य है, 11, ठीक है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा
42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, याद रखिएगा, टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। फिर 11वां जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, ये आपको ध्यान रखना है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये किस संविधान संशोधन के तहत? याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया दोस्तों, भाग 4A में किया गया है, भाग 4A में किया गया दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों, अनुच्छेद याद रखिएगा। आर्टिकल अगर पूछेगा तो आर्टिकल 51A में इसका उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों रूस यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सोवियत, ठीक है, सोवियत संघ, या फिर इसको दोस्तों क्या कह सकते हैं? रूस कह सकते हैं, ठीक है। यानी सोवियत संघ का दोस्तों आपको पता है विघटन ही हो गया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया दोस्तों, यानी भाग 4A में इसका उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 19 नंबर सवाल, 19 आपके सामने है कि जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के किताब से नवाजा गया दोस्तों? तो उस्ताद मंसूर को, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, याद रखिएगा, किस चित्रकार को? तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल अत्स के किताब से नवाजा गया, ठीक है। देखिए जहांगीर का जो शासनकाल माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा दोस्तों कौन था? अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर। तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक बताया था? 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है। 1556 से 1605 तक दोस्तों अकबर का शासनकाल है। 1605 से लेकर, ठीक है, 1605 से लेकर दोस्तों 1627 तक इसकी ये शासन किया था लगभग, ठीक है। कौन? तो जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर ने ही गुरु अर्जुन देव का हत्या करवाया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी किस सिख गुरु का हत्या करवाया था? आपको हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए गुरु अर्जुन देव, यानी गुरु अर्जुन देव का जो हत्या करवाया था वो कौन करवाया था? तो जहांगीर ने ही करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का हत्या करवाया था दोस्तों। और जहांगीर का शासनकाल दोस्तों 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक है दोस्तों। देखिए चित्रकला, ठीक है, भारत का जो चित्रकला है मेन रूप से जो सबसे ज्यादा विख्यात हुआ है दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को? तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल अत्स की किताब से नवाजा गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा। देखिए 20 नंबर सवाल, 20 आपके सामने है कि दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है दोस्तों? याद रखिए ये आपका लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज। दूध में कौन सा विटामिन दोस्तों नहीं पाया जाता? याद रखिएगा, विटामिन सी दोस्तों दूध में नहीं पाया जाता। याद रखिएगा विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है, दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है। विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर पूछेगा सवाल कि विटामिन सी का रसायन नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रोग जो होता है कमी से, आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा। क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की वजह से अस्कर्वी होता है। क्या होता है? अस्कर्वी, ठीक है, यानी मसूड़ों से खून निकलना। ये भी याद रखिएगा, मसूड़ों से खून निकलना दोस्तों, ये विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा होता है? लैक्टोज होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 21 नंबर, 21 आपके सामने है कि फजल अली आयोग संबंधित है दोस्तों। याद रखिएगा ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है। फजल अली आयोग जो संबंधित दोस्तों ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो गठन किया गया था फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था, 1953 को, ठीक है, याद रखिएगा 1953 को इसका गठन किया गया था, 1953, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था? 1953 में फजल अली आयोग गठन किया गया था 1953 में। ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अगला 22 आपके सामने कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दोस्तों। क्या मापन किया जाता है? दूरी का। क्या दोस्तों? दूरी का मापन किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला
23 नंबर सवाल देखिएगा। 23 आपके सामने है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत के वायसराय दोस्तों कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन की दोस्तों घोषणा कब हुआ था, याद रखिएगा। इसका जो घोषणा हुआ था, घोषणा पूछेगा दोस्तों कब हुआ था, तो घोषणा हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ये दो डेट याद रखिएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये मेन रूप से वार्धा मुंबई में हुआ था। वार्धा दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये मुंबई में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने किए थे। कब किए थे? 1942 में। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में एक नारा दिए थे, करो या मरो, डू एंड डाई। ठीक है, देखिए दोस्तों जो भी आंदोलन किया जा रहा था सब भारत की आजादी के लिए ही किया जा रहा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोस्तों जो महत्वपूर्ण आंदोलन था इनमें से भारत की आजादी के लिए किया जा रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड लिटन दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने 1878 में दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लाया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम किसने लाया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम दोस्तों किसने लाया था, याद रखिएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम दोस्तों लॉर्ड लिटन ने लाया था, 1878 में लाया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, 1882 में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया। प्रेस एक्ट रद्द किसने किया था? ये दोस्तों किए थे, रद्द किए थे कौन? तो आपको ध्यान रखना है, रद्द किए थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रथम जो जनगणना हुआ था 1872 में वो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लेकिन 10 की आधार जो जनगणना शुरू हुआ था यानी कि हर 10 साल पर, वो लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर सवाल पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन, स्वदेशी की मांग। ठीक है, बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड लिनलिथगो थे उस समय। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 24 नंबर सवाल। 24 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस रामसर प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है दोस्तों। ठीक है, यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण से। कि कौन संरक्षण? आर्द्र भूमि का संरक्षण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को दोस्तों आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वन जीवों का संरक्षण दोस्तों कब आया था अधिनियम? ये 1972 में आया था, याद रखिएगा। 1972 में वन जीवों का संरक्षण अधिनियम आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब आया था? ये 1986 में आया था। ठीक है, 1986 में आया था पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में कितने रामसर स्थल है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्तमान में कितने रामसर स्थल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे। 25 नंबर सवाल देखिए। 25 आपके सामने है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था दोस्तों, याद रखिएगा। ये नाम था आपका रायगढ़। क्या नाम था? रायगढ़। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। छत्रपति शिवाजी का जन्म दोस्तों कब हुआ था, याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ आपको ध्यान रखना है, जन्म कब हुआ दोस्तों? 1527 में हुआ है। कब हुआ है? 1627 में दोस्तों। कब हुआ है? 1627। ठीक है, 1627 में शिवनेर की पहाड़ी, शिवनेर की जो पहाड़ी है, शिवनेर की पहाड़ी में हुआ है। शिवनेर दुर्ग की पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी पर दोस्तों इनका जन्म हुआ है, याद रखिए दोस्तों। इनके माता का नाम क्या है दोस्तों? इनके माता का नाम याद रखिएगा। माता का नाम क्या है? जीजाबाई। क्या दोस्तों? जीजाबाई। ठीक है, और शाहजी भोसले, याद रखिएगा। इनके पापा का नाम क्या हुआ? पिता का नाम क्या हुआ?
शाहजी भोसले, ठीक है, शाहजी भोसले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। शाहजी भोसले कौन हो गए? इनके पिता, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, और शिवनेर के दुर्ग की पहाड़ी पर इनका जन्म हुआ 1627 में। इनका जो मृत्यु हुआ है 1680 में हुआ है। इनका मृत्यु दोस्तों कब हुआ है? तो 1680 में हो गया इनका मृत्यु। किनका? तो आपको ध्यान रखना है शिवाजी का। और शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? रायगढ़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। 26 नंबर सवाल देखिए। 26 आपके सामने है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? ये सिलिकॉन है। कौन है दोस्तों? सिलिकॉन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, ठीक है। अगर पूछेगा सवाल कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? सिलिकॉन, ठीक है। देखिए अगला सवाल 27 नंबर। 27 आपके सामने है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ब्लास्ट फ्रीजिंग, ठीक है, याद रखिएगा। ये सबसे तेज हिमीकरण विधि, तो ब्लास्ट फ्रीजिंग जो है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए ब्लास्ट फ्रीजिंग का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों पेय पदार्थ में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पेय पदार्थ में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। डेयरी में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, डेयरी, याद रखिए दोस्तों। बेकरीज में किया जाता है, बेकरीज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पेय पदार्थ में, बेकरीज में, ठीक है। मीट पैकिंग में, मीट पैकिंग, ठीक है, मीट का जो पैकिंग किया जाता है दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। किसमें? तो ब्लास्ट फ्रीजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करनी। देखिए अगला 28 नंबर सवाल। 28 आपके सामने है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है दोस्तों? याद रखिएगा, ये अपघटक की होती है। किसकी होती है? अपघटक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की होती है दोस्तों। अपघटक में दोस्तों मेन रूप से कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है दोस्तों, शैवाल होता है और सूक्ष्म जीव भी होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों, ठीक है। कवक का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? याद रखिए, कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी दोस्तों, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, आपको ध्यान रखना है। और शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी, क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 आपके सामने है कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 21 है, ठीक है। अभी तक दोस्तों 2024 तक टोटल 21 परमवीर पुरस्कारों की कुल संख्या दी गई है। मरणोपरांत कितना दिया गया दोस्तों? 14 को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और टोटल दोस्तों 21 दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला 30 नंबर सवाल। 30 आपके सामने है कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है दोस्तों, ठीक है, कौन सा है? तो ल्यूसीन क्या है दोस्तों? इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। कौन सा एसिड है? अमीनो एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 31 नंबर सवाल। 31 आपके सामने है कि कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः क्या है? देखिए सबसे पहले बात करेंगे राइबोसोम। आपको ध्यान रखना है राइबोसोम दोस्तों ये जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीवित कोशिकाओं में, ठीक है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम ये मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक 70S राइबोसोम होता है, ठीक है, एक दोस्तों 80S राइबोसोम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 70S राइबोसोम में दोस्तों कौन कौन सा पाया जाता है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों 70S में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 70S दोस्तों क्या है? याद रखिएगा 70S यानी कि क्रमशः पूछ रहा है। तो कोशिका जो द्रव है दोस्तों मेन रूप से ये 80S में पाया जाता है, याद रखिएगा, ये जो है 80S में पाया जाता है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट दोस्तों 70S में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये भी है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी दोस्तों 70S में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये है कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका द्रव दोस्तों 80S राइबोसोम। देखिए 70S जो राइबोसोम होते हैं ये मेन रूप से, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। लेकिन 80S जो राइबोसोम होते हैं दोस्तों ये मेन रूप से जंतु कोशिका में पाए जाते हैं दोस्तों, पौधों में पाया जाता है, ठीक है, 80S राइबोसोम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 70S राइबोसोम और 70S राइबोसोम इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, 80S राइबोसोम कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, देखिएगा, प्रोटीन का जो फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल,
पावर हाउस ऑफ द सेल, किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, कोशिका का शक्ति गृह, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ठीक है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा दोस्तों 1963 को, 1963 को, ठीक है, 1963, ठीक है, 1963 याद रखिएगा दोस्तों, 1963 में, ठीक है, 1963 में सप्त क्रांति की अवधारणा हुआ था राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला 33 नंबर सवाल आपके सामने है। 33 आपके सामने है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो केरल में दोस्तों, ठीक है, केरल में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है केरल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 आपके सामने है कि गैंगे कोंडम चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? राजेंद्र प्रथम है। कौन है? राजेंद्र जो प्रथम है, आपको ध्यान रखना है, ये गैंगे कोंडम चोलपुरम का निर्माण करता है राजेंद्र प्रथम दोस्तों। ये राज प्रथम का बेटा है, याद रखिएगा, राज प्रथम का बेटा कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम। ये सब दोस्तों राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम दोस्तों ये चोल वंश के शासक है। कौन से वंश के शासक? चोल वंश। और चोल वंश का जो स्थापना किया था दोस्तों किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। किसने किया था? विजयालय, ठीक है। यानी चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय जो थे, ये चोल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। राज प्रथम दोस्तों का बेटा कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम दोस्तों गैंगे कोंडम चोलपुरम का निर्माण करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 35 नंबर, 35 आपके सामने है कि नाभिकीय रिएक्टर का अवयव की अभिक्रिया में नियंत्रित करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, नियंत्रक छड़ दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों मेन रूप से बोरोन होता है, कैडमियम होता है दोस्तों, कैडमियम, ठीक है, कैडमियम और बोरोन जो होता है, याद रखिएगा, बोरोन ये आपको मेन रूप से दोस्तों किस में होता है? तो नियंत्रक छड़ में होता है दोस्तों। कौन दोस्तों? कैडमियम बोरोन। नाभिकीय रिएक्टर के रूप में, मंदक के रूप में दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मंदक के रूप में दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मंदक के रूप में दोस्तों किसका? तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। भारी जल दोस्तों क्या हो जाता है? भारी जल का खोज किसने किया था? याद रखिएगा, भारी जल का खोज किया दोस्तों यूरे और बॉसबॉन्ड ने किया था। यूरे और बॉसबर्न ने किया था। कब किए थे? ये 1932 में किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 1932 में यूरे बॉसबॉन्ड ने भारी जल का खोज किया था और नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 36 नंबर, 36 आपके सामने है कि बेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कानून क्या है दोस्तों? ये पारंपरिक सत्ता का स्रोत है बेबर के अनुसार, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 37 नंबर सवाल देखिए। 37 आपके सामने है कि इंपेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है दोस्तों? याद रखिएगा, ये मेन रूप से प्रवासी से है। किससे है दोस्तों? प्रवासी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इंपैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है दोस्तों? प्रवासी से है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 48 नंबर सवाल। 48 आपके सामने है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था किस केस में? तो मेरठ षड्यंत्र केस में, ठीक है, याद रखिएगा। मेरठ षड्यंत्र जो केस हुआ था ये दोस्तों 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस दोस्तों कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान दोस्तों भगत सिंह सुखदेव को फांसी दिया गया था, ठीक है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था वो लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान ही दिया गया था। 1900 कब दिया गया था? यानी याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान दिया गया था। अगर पूछेगा सवाल, ठीक है दोस्तों, किस कारण से दिया गया था? सैंडर्स की हत्या के लिए दिया गया था। सैंडर्स की हत्या के लिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात करेंगे कि कानपुर षड्यंत्र केस कब दोस्तों कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, ये 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस 1929, लाहौर षड्यंत्र केस 1928, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज दोस्तों, एक अंग्रेज था फिलिप स्प्रेट,
ये अंग्रेज था जिसको गिरफ्तार किया गया था मेरठ षड्यंत्र केस में। ठीक है, चलिए देखिए अगला 39 नंबर। 39 आपके सामने है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, माओलिंग। ठीक है, माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों कहाँ है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर पूछेगा दोस्तों कि असम में दोस्तों कौन सा है? नामेरी दोस्तों। ठीक है, नामेरी। ठीक है, नामेरी दोस्तों। डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा दोस्तों याद रखिएगा। मानस दोस्तों कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, मानस। ठीक है दोस्तों, नामेरी हो गया, डिब्रू साइखोवा, मानस दोस्तों। ठीक है, रायमोना दोस्तों, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? रायमोना दोस्तों कहाँ है? ये भी असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देहिंग पटकई। ठीक है, ये भी दोस्तों कहाँ है? ये आपका दोस्तों असम में है। ठीक है, ये आपको देहिंग पटकई दोस्तों, नामेरी दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों ओरांग। ठीक है, ओरांग, रायमोना। ठीक है दोस्तों, ओरांग। ओरांग दोस्तों कहाँ है? ओरांग भी दोस्तों, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी कहाँ है? ये आपका असम में। ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा में दोस्तों कौन कौन सा है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, भीतरकनिका याद रखिएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? ठीक है दोस्तों, ये भी है आप उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, मणिपुर में दोस्तों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ है आपका? ये आपका दोस्तों मणिपुर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये किस झील पर है दोस्तों? याद रखिएगा, दोस्तों लोकटक झील पर है। किस झील पर? लोकटक झील पर स्थित है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यानी भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर? तो लोकटक झील पर। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क, मामली राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। उड़ीसा में कौन सा? भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। असम में नामेरी, डिब्रू साइखोवा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना, देहिंग पटकई और ओरांग, ये सब कहाँ है दोस्तों? असम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 40 नंबर सवाल। 40 आपके सामने है कि भारत आकार में क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, ये विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। यानी कि इससे पहले 6 और बड़ा देश कौन कौन सा है? सबसे पहले दोस्तों आपका रूस है। कौन सा दोस्तों? रूस। दूसरा में क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। तीसरा में क्या है आपका? चीन है। चौथा क्या है दोस्तों? अमेरिका, यूएसए। ठीक है, याद रखिएगा यूएसए। दोस्तों पांचवा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा पांचवा दोस्तों ब्राजील, ब्राजील। ठीक है, छठा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। सातवां क्या हो जाएगा? तो आपका भारत। ठीक है, और आठवां पूछेगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। नौवां दोस्तों कजाकिस्तान, 10वां अल्जीरिया। 10 बड़े देश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे छोटा देश दोस्तों कौन सा है? वेटिकन सिटी। जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा देश भारत। जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो भारत में ही। और सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रूस के राजधानी दोस्तों क्या होता है? मॉस्को, मॉस्को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मॉस्को जो है ये मॉस्कोवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, याद रखिएगा। कनाडा राजधानी दोस्तों क्या होता है? ओटावा। ठीक है, ओटावा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चीन राजधानी दोस्तों बीजिंग होता है। यूएसए राजधानी अमेरिका वाशिंगटन डीसी। ब्राजील राजधानी दोस्तों ब्राजीलिया। ऑस्ट्रेलिया राजधानी दोस्तों कैनबरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? ये आपका है भारत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जनसंख्या मामले में भारत कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 144 करोड़ दोस्तों वर्तमान में भारत की जनसंख्या है। कितना करोड़ है? 144 करोड़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 41 नंबर सवाल देखिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूचर रचना थी तो कृषिगत। ठीक है, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। याद रखिए दोस्तों, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? याद रखिए दोस्तों, ये 1985 से 1990 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1990। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना तो यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं। पहली पंचवर्षीय दोस्तों 1951 से 56 के बीच हुआ था। ठीक है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था ये 1956 से 1961 के बीच में हुआ था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था ये 1961 से
1966 के बीच में हुआ था, और चौथी जो हुआ था ये 1969 से लेकर 1974 के बीच में हुआ था। ठीक है, कौन सा? चौथी पंचवर्षीय योजना, सॉरी। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ये 1974 से 1978 तक हुआ था। ठीक है, 1978, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपसे सवाल पूछेगा कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल की थी, तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल की थी। कितना साल का गैपिंग है? 4 साल का। बाकी दोस्तों सब 5 साल का था। ठीक है, याद रखिएगा। छठी जो पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक हुआ था? ये 1980 से 85 से हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1980 से 85 अभी हम बताए थे, और 85 से 90 के बीच सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सातवीं जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ये 1985 से 90 के बीच में हुआ था। ठीक है, और आठवीं जो पंचवर्षीय योजना था ये 1990 नहीं दोस्तों, 92 से 97 के बीच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नौवीं जो पंचवर्षीय योजना था, याद रखिएगा, नौवीं जो हुआ था 1997 से 2002 तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और 10वीं जो पंचवर्षीय योजना था 2002 से 2007। ठीक है, और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना था 2007 से 2012। ठीक है, याद रखिएगा। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था 2012 से 2017 तक। उसके बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजना को समाप्त ही कर दिया गया है 2017 तक। ठीक है, ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना मेन रूप से जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के मेन रूप से कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि योजना, गरीबी हटाओ नारा दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना दिया गया था। कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 साल की है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 42 नंबर सवाल, वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी दोस्तों? एक कार्ल मार्क्स ने दिया था, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए 43 नंबर सवाल देखिएगा कि वाटरमैन, यानी भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। ठीक है, राजेंद्र सिंह को दोस्तों भारत का वाटरमैन कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित दोस्तों कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, याद रखिएगा। मेघा पाटकर दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा जो बचाओ आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका ध्यान रखना है। मेघा पाटकर जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। डॉक्टर सलीम अली दोस्तों, इन्हें बर्डमैन कहा जाता है। बर्डमैन, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को, INDIA। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो भारत के वाटरमैन दोस्तों राजेंद्र सिंह, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला 44 नंबर। 44 आपके सामने है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? देखिए राजस्थान से गुजरती है दोस्तों, मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। गुजरात से दोस्तों गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है दोस्तों, त्रिपुरा से भी गुजरती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। ठीक है, मध्य प्रदेश से दोस्तों गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है दोस्तों, त्रिपुरा से गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन मेघालय से नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि दोस्तों देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से दोस्तों? भारत के 8 राज्य। कौन कौन सा? सबसे पहला दोस्तों गुजरात। ठीक है, गुजरात। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चौथा क्या? छत्तीसगढ़। पांचवा दोस्तों झारखंड। छठा दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल। सातवां क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और 8वां दोस्तों मिजोरम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कर्क रेखा दोस्तों माही नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो है ये आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। किस नदी को? माही नदी को 2 बार काटती है। ठीक है, क्या देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों क्या है? ये आपका कर्क रेखा है। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है दोस्तों आपका मकर रेखा है। ठीक है, मकर रेखा दोस्तों लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। आपको ध्यान रखना है कि मकर रेखा जो है
ये आपका लिम्पोपो नदी को 2 बार काटते हैं, लिम्पोपो नदी को, ठीक है, लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या फिर दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये कांगो नदी को 2 बार काटती है, कांगो नदी को 2 बार काटती है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची से होकर नजदीक से गुजरती है, ठीक है। सवाल पूछेगा कि किस राज्य की राजधानी से निकट से गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी रांची से निकट से गुजरती है। देखिए अगला 45 नंबर सवाल। 45 आपके सामने है कि कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये पनपते हैं दोस्तों, पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्या है, स्टेफाई लोकोकाई, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला 46 नंबर देखिएगा। 46 नंबर सवाल आपके सामने है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या शामिल है दोस्तों, ये अस्टार्च मंड शामिल है। क्या शामिल है, अस्टार्च मंड शामिल है, ठीक है। वसा में दोस्तों घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, घुलनशील विटामिन अगर पूछेगा, घुलनशील विटामिन, ठीक है, तो कौन सा है, ए डी ई के, क्या है दोस्तों, ए डी ई और के। और पानी में घुलनशील विटामिन दोस्तों कौन सा है, तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 47 नंबर सवाल देखिए। 47 आपके सामने है कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का क्या कारण है दोस्तों, तो व्यतिकरण है। क्या दोस्तों, व्यतिकरण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं दोस्तों, वर्ण विक्षेपण के बारे में बताए थे। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो दोस्तों 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और तेल की पतली फिल्म में परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण क्या है, व्यतिकरण, ठीक है। श्वेत प्रकाश में दोस्तों कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों 48 नंबर सवाल देखिएगा। 48 आपके सामने है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया था दोस्तों, 4 फरवरी को, ठीक है, याद रखिएगा 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर पूछेगा कि 2 फरवरी को दोस्तों कौन सा दिवस, तो 2 फरवरी को दोस्तों अभी हम बताए थे कि आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को, ठीक है, याद रखिएगा। 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। 13 फरवरी को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल कि 4 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 4 जनवरी को दोस्तों लुई ब्रेल दिवस, ठीक है, लुई ब्रेल दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस, ठीक है, नौसेना दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 49 नंबर सवाल देखिए। 49 आपके सामने है कि 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, इतना था, कितना था, 1029 मिलियन जनसंख्या था। अभी जो वर्तमान में भारत की जनसंख्या दोस्तों याद रखिएगा, भारत की जो जनसंख्या वर्तमान में कितना है, वर्तमान में दोस्तों 144 करोड़ है। कितना दोस्तों, 144 करोड़, ठीक है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम जनगणना दोस्तों कब हुआ था, याद रखिएगा,
प्रथम जो जनगणना हुआ था, आपको ध्यान रखना है, प्रथम जनगणना ये कब हुआ था दोस्तों? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो, जिसको दोस्तों चाकू से इसको मार दिया गया था, लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो को दोस्तों चाकू से गोद कर इसको मार दिया गया था, कहाँ? अंडमान निकोबार में, ठीक है। यानी सेलुलर जेल दोस्तों कहाँ? अंडमान निकोबार में, वहीं दोस्तों निरीक्षण कर रहे थे, तो लॉर्ड मेयो को वहीं पे चाकू मारकर उसको हत्या कर दिया गया था, लॉर्ड मेयो को, ठीक है। प्रथम जनगणना दोस्तों लॉर्ड 1872 में लॉर्ड मेयो काल में हुआ था, और 10 की आधार पर जनगणना शुरू किया गया था, 10 की आधार पर जनगणना, ठीक है। ये कब किया गया था? 1881 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। देखिए जनसंख्या दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती, याद रखिएगा। जनसंख्या क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय दोस्तों। क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? याद रखिएगा दोस्तों, इसमें टोटल 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय दोस्तों समवर्ती सूची में। और जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय है। किस, कौन सी सूची का? संघ सूची का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों का जो उल्लेख किया गया 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची में कितने विषय होते हैं? याद रखिएगा 100 विषय होते हैं। कितने होते हैं? 100 विषय। एक दोस्तों आपका है राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची में आपको ध्यान रखना है, राज्य सूची में टोटल कितने विषय होते हैं? तो 61 विषय होते हैं। कितने हैं? 61 विषय हैं राज्य सूची में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 61 विषय हैं राज्य सूची में। देखिए संघ सूची में दोस्तों केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और संबंधी सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे 50 नंबर सवाल दोस्तों। देखिए 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि क्वाड में कौन से 4 देश शामिल है दोस्तों? क्वाड में दोस्तों शामिल है अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वाड जो है इसका जो गठन किया गया था शिंजो अबे के द्वारा 2007 में किया गया था, ठीक है। जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, ठीक है। शिंजो अबे जो थे ये जापान के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 2007 में इसका मेन रूप से इसका गठन किया गया था क्वाड का, ठीक है। जिसमें कौन कौन से देश शामिल है? भारत शामिल, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखिए अमेरिका का राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जापान का दोस्तों टोक्यो होता है, टोक्यो। और टोक्यो दोस्तों आपका जो राजधानी है टोक्यो, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों होन्शु द्वीप पर है। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। जापान की मुद्रा क्या है? ये यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछेगा कि वाशिंगटन डीसी दोस्तों आपको ध्यान रखना ये पोटोमेक नदी किनारे स्थित है, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पोटोमेक नदी किनारे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी दोस्तों क्या है? कैनबरा, कैनबरा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। डेनमार्क राजधानी दोस्तों क्या होता है? तो कोपनहेगन होता है, कोपनहेगन, ठीक है दोस्तों। जर्मनी राजधानी दोस्तों क्या होता है? बर्लिन। क्या होता है? बर्लिन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। पूछेगा कि कतर की दोस्तों राजधानी क्या होता है? दोहा। दोहा जो होता है ये कतर की राजधानी होता है, ठीक है दोस्तों। आपको सब पता होना। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस होता है, ठीक है दोस्तों। रूस की राजधानी मास्को, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए। तो क्वाड में कौन से देश 4 शामिल है? तो अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। किसने रखा था? 2007 में शिंजो अबे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए एक दोस्तों लास्ट सवाल आपके सामने 51 नंबर सवाल देखिएगा। 51 आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों? ये असम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बिहू जो महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों असम में। देखिए दोस्तों असम की एक भाषा याद रखिएगा, बोडो। बोडो जो भाषा दोस्तों, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ठीक है। याद रखिएगा बोडो डोगरी मैथिली संथाली जो जोड़ा गया था दोस्तों, भाषा के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बोडो जो भाषा दोस्तों कहाँ की भाषा है? ये असम का। और कटी बिहू जो महोत्सव है मेन रूप से ये असम में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों हमें टोटल कितना सवाल कर लिए? तो 51 सवाल दोस्तों समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।